Hello everyone. In this video we'll discuss about learning new unit number 3 unit number 3 है ये। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या कुछ है। लर्निंग का स्टार्टिंग में मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग दे रखा है कि इसका मीनिंग क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, लर्निंग का क्या कॉन्सेप्ट है और क्या मीनिंग है। चलिए उसे एक बार देख लेते हैं। In general, learning is referred to some changes in behavior, but all the changes in behavior are not termed as learning. Changes in behavior may result from fatigue, illness, maturation, etc. But such changes are not included under learning. Learning देखिए ये क्या कहता है कि learning है क्या। Learning जो है इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो जनरल वे में बिहेवियर के अंदर चेंजेस आते हैं वो लर्निंग होते हैं, लेकिन सारे के सारे चेंजेस उनको लर्निंग नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो चेंजेस जो है बिहेवियर में जो चेंजेस हैं वो किसकी वजह से आ सकते हैं, फटीग की वजह से आ सकते हैं, इलनेस की वजह से, मैचुरेशन की वजह से, मतलब बहुत सारे दूसरे कारण भी हो सकते हैं जिनसे बिहेवियर में चेंज आ सकता है। तो वो सारे जो दूसरे कारणों से आए हुए जो बदलाव हैं उन बदलावों को लर्निंग में इंक्लूड नहीं किया जा सकता। इन साइकोलॉजी के अंदर लर्निंग इंक्लूड्स ओनली दो चेंजेस। अब देखिए लर्निंग कौन से चेंजेस को इंक्लूड करती है। Only those changes which result from experience or practice, and generally purpose of these changes is the adaptation of individual in his environment. कौन से changes जो दो चीजों की वजह से आते हैं, एक्सपीरियंस की वजह से और प्रैक्टिस की वजह से। जो चेंजेस आते हैं एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस की वजह से बिहेवियर में जो चेंजेस आते हैं उनको लर्निंग में इंक्लूड किया गया है। और ये जो बदलाव आते हैं इन बदलावों का उद्देश्य क्या होता है, उनका उद्देश्य होता है चेंजेस ऑफ दी चेंजेस इज अडेप्टेशन ऑफ इंडिविजुअल इन हिज एनवायरनमेंट। कि जो कोई भी व्यक्ति है वो अपने एनवायरनमेंट में अडेप्टेशन उसका हो सके, यानी उसका समायोजन उसके अंदर हो सके, वो उसमें समाहित हो सके अपने एनवायरनमेंट के अंदर, उसके साथ एडजस्ट कर पाए। तो वो सीखना उन चेंजेस के माध्यम से उसे लर्निंग कहते हैं। Thus, the acquisition of skills and attitudes that leads to a change in behavior। इस प्रकार जो एक्विजिशन है, जो प्राप्ति है किन चीजों की, स्किल्स और एटीट्यूड्स की, जो किसकी तरफ लीड करती है, जो एक्विजिशन है ये किसकी तरफ लीड करती है, बिहेवियर में चेंज की तरफ लीड करती है। यानी स्किल्स और एटीट्यूड्स को प्राप्त करना, और वो प्राप्ति बिहेवियर में बदलाव ले आती है, विच इज द गोल ऑफ एजुकेशन। और यही एजुकेशन का भी उद्देश्य होता है कि एजुकेशन का क्या उद्देश्य होता है कि एक्विजिशन हो स्किल्स और एटीट्यूड्स की, और उससे ह्यूमन बीइंग लीड करे किसकी तरफ, बिहेवियर में चेंज की तरफ, उसके व्यवहार में बदलाव आए। और यही एजुकेशन का जो है उद्देश्य यही है, इज रेफर्ड टू एज लर्निंग। तो इसे ही लर्निंग कहा जाता है, यानी स्किल्स और एटीट्यूड्स की एक्विजिशन जो व्यवहार में बदलाव ले आए उसे लर्निंग कहते हैं। द ह्यूमन स्किल्स, एप्रिसिएशंस एंड रीजनिंग इन ऑल देयर ग्रेट वेराइटी, एज वेल एज ह्यूमन होप्स, एस्पिरेशंस, एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज are generally recognized to depend for their development largely on the event called learning। गैगने 1970 उन्होंने ये डेफिनेशन दी थी क्या, कि जो ह्यूमन स्किल्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, रीजनिंग है, जो अलग अलग वेराइटीज में हों, मतलब कितनी भी वेराइटीज हो सकती हैं उनकी, और उसके साथ साथ ह्यूमन होप्स, एस्पिरेशंस, एटीट्यूड्स, वैल्यूज, ये सारी चीजें किसके ऊपर निर्भर करती हैं, जनरल वे में एक चीज के ऊपर निर्भर करती हैं अपनी डेवलपमेंट के लिए, और उस चीज का नाम है लर्निंग। यानी ये सारी चीजें लर्निंग के ऊपर ही अपने डेवलपमेंट के लिए निर्भर करती हैं। इन चीजों का डेवलपमेंट कब हो सकता है, जब मनुष्य लर्निंग करेगा, तब जाके स्किल्स का, एस्पिरेशंस का, रीजनिंग का, होप्स का, एस्पिरेशंस का, एटीट्यूड्स का, वैल्यूज का, इन सब का डेवलपमेंट तभी होगा जब ह्यूमन बीइंग लर्निंग करेगा। तो ये सारी चीजें लर्निंग के ऊपर डिपेंड करती हैं। लर्निंग कैन नॉट बी डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड बट कैन मैनिफेस्ट इटसेल्फ
इन द एक्टिविटीज ऑफ द इंडिविजुअल। लर्निंग को डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको मैनिफेस्ट किया जा सकता है। मैनिफेस्ट करना मतलब जाहिर करना, बट कैन बी मैनिफेस्ट इटसेल्फ, लेकिन ये अपने आप को जाहिर कर सकती है किस चीज में? इन द एक्टिविटीज ऑफ द इंडिविजुअल। यानी किसी इंसान ने क्या लर्निंग की है, क्या लर्निंग नहीं की है, उसको आप डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ठीक है, वो कब पता लगेगी, वो कब दिखेगी? इट कैन मैनिफेस्ट इटसेल्फ। ये अपने आप को प्रदर्शित कर देती है किसमें? जो इंडिविजुअल की एक्टिविटीज होती हैं, वो किस तरह की एक्टिविटीज करता है, उससे हमें पता लगता है कि इसने लर्निंग की है या नहीं की है। ह्यूमन बींग्स मोर देन ऑल अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो मनुष्य है वो दूसरे जीवों की बजाय हैव द ग्रेटर कैपेसिटी टू लर्न इन ऑल वेज। भाई इंसानों में तो ये ताकत है ही, मतलब दूसरे जो जानवर हैं उनसे हर तरीके से बहुत ज्यादा कैपेसिटी है ह्यूमन बींग्स में लर्निंग की। एंड थ्रू लैंग्वेज वी कैन लर्न थिंग्स वी हैव नीदर एक्सपीरियंस नॉर ऑब्जर्व। और लैंग्वेज के माध्यम से हम कौन सी चीजें सीख सकते हैं? हम सीख सकते हैं वो चीजें जो ना ही तो हमने एक्सपीरियंस की हैं और ना ही हमने ऑब्जर्व किया है उन चीजों को। वो चीजें भी हम लैंग्वेज के माध्यम से सीख सकते हैं, ह्यूमन बींग्स सीख सकते हैं। चलिए, डेफिनेशंस ऑफ लर्निंग, ये डेफिनेशंस हैं, तो डेफिनेशंस तो आप अपने आप कर ही लेंगे, जैसा कि आप लोगों ने खुद ही कहा था कि सर डेफिनेशंस को छोड़ दीजिए। तो चलिए भाई आगे देखते हैं। फ्रॉम द अबव डेफिनेशंस देयर आर की एलिमेंट्स दैट एलुसिडेट द नेचर ऑफ लर्निंग। दीज आर, इन डेफिनेशंस के माध्यम से जो की एलिमेंट्स हैं जो एलुसिडेट करती हैं लर्निंग की नेचर को, यानी स्पष्ट करती हैं, दिखाती हैं, क्लियर करती हैं लर्निंग की नेचर को। तो वो लर्निंग की नेचर क्या है? दीज आर, ये है, लर्निंग एग्जिबिट्स इटसेल्फ एज ए चैलेंज इन बिहेवियर। लर्निंग अपने आप को एग्जिबिट करती है, प्रदर्शित करती है एक बिहेवियर में बदलाव के रूप में। इन्फ्रेंस इज मेड अबाउट लर्निंग। जो इन्फ्रेंस होती है, जो अनुमान लगाना होता है ना, ये इन्फ्रेंस आपके उसमें भी आती है रीट में। तो जो इन्फ्रेंस है, जो किसी मान लीजिए कोई चीज देखी, ऑब्जर्व किया, उससे फिर एक अनुमान निकाला, तो वो इन्फ्रेंस कहलाता है। इन्फ्रेंस इज मेड अबाउट लर्निंग। लर्निंग के बारे में इन्फ्रेंस निकाला जाता है बाय कंपेयरिंग द सब्जेक्ट्स इनिशियल बिहेवियर बिफोर ही वाज प्लेस्ड इन द लर्निंग सिचुएशन। क्या करके? कंपेयरिंग द सब्जेक्ट्स इनिशियल बिहेवियर before he was placed in the learning situation and what behavior exhibited after the treatment। ये मान लीजिए एक लर्निंग की सिचुएशन थी, इसके अंदर एक इंडिविजुअल को लेकर आए, ठीक है, तो क्या है यहां पर उसका क्या बिहेवियर था और इसके बाद उसका क्या बिहेवियर हुआ, इन दोनों का जब कंपैरिजन किया जाता है तब जो है हमारे सामने आती है लर्निंग, कि उसने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा। द चेंज में बी एन इंक्रीज्ड कैपेसिटी इन परफॉर्मेंस। जो चेंज है, जो बदलाव है, वो परफॉर्मेंस के अंदर एक इंक्रीज्ड कैपेसिटी हो सकती है। अल्टर्ड डिस्पोजिशन इन एटीट्यूड, बदला हुआ डिस्पोजिशन हो सकता है एटीट्यूड के अंदर, मतलब स्वभाव जो है वो बदल जाता है, नेचर जो है वो बदल जाती है। डिस्पोजिशन मतलब स्वभाव या नेचर एटीट्यूड के अंदर बदल जाता है। इंटरेस्ट और वैल्यू, इंटरेस्ट और वैल्यू जो है ये भी इंक्रीज हो जाती हैं। दिस चेंज मस्ट नॉट बी मोमेंट्री। इंपॉर्टेंट बात है कि लर्निंग के अकॉर्डिंग जो बिहेवियर में चेंज आता है वो मोमेंट्री नहीं होना चाहिए, मतलब क्षणिक नहीं होना चाहिए कि कुछ देर के लिए है फिर बाद में वही चीज है, तो वो लर्निंग नहीं हुई। इट मस्ट बी रिलेटिवली परमानेंट। ये जो है परमानेंट होना चाहिए, जो चीज सीख ली उसके संबंध में ये चीज परमानेंट हो जानी चाहिए, फिक्स हो जानी चाहिए। इट शुड बी रिटेन्ड ओवर सम पीरियड ऑफ टाइम। इट शुड बी रिटेन्ड ओवर, रिटेन्ड ओवर का मतलब हो गया कि बरकरार रखी जा सकती है। इट शुड बी रिटेन्ड, इसे बरकरार रखा जा सकता है ओवर सम पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के लिए। लास्टली द चेंज मस्ट बी डिस्टिंग्विशेबल from the kind of change that is attributed to growth।
ये अलग होना चाहिए। ये जो चेंज है, लर्निंग से जो चेंज आता है वो डिस्टिंग्विशेबल होना चाहिए, उसे अलग करके देखा जा सकता हो कि कौन से चेंज है, कोई किस प्रकार के चेंज है जो एट्रीब्यूटेड है ग्रोथ को, यानी ग्रोथ को समर्पित जो चेंज है, ग्रोथ की वजह से जो चेंज आया है। ह्यूमन बीइंग धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसमें ग्रोथ आता है, वो जो ग्रोथ की वजह से उसके बिहेवियर में जो चेंज आता है, उस चेंज से ये चेंज अलग करके देखा जा सके, तो वो जो है ये लर्निंग की नेचर होती है। सच एज चेंज इन हाइट और द डेवलपमेंट ऑफ मसल्स थ्रू एक्सरसाइज। जैसे कौन से चेंज, भाई मान लीजिए चेंज आ गया, हाइट में आ गया, डेवलपमेंट ऑफ मसल्स में आ गया एक्सरसाइज की वजह से, या और भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं जो ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर में भी चेंजेस आते हैं ग्रोथ की वजह से, तो वो लर्निंग नहीं कहलाएंगे, वो अलग चीज है। लर्निंग एक एक्सपीरियंस से ली गई चीज है, मतलब जो बंदा एक्सपीरियंस करता है उसी चीज से जो कुछ वो सीखता है उसे लर्निंग कहते हैं। Thus, psychologists have provided certain criteria, एक निश्चित क्राइटेरिया साइकोलॉजिस्ट ने दिया है for determining whether learning has taken place, कि लर्निंग हुई है या नहीं हुई है, उसके लिए एक सर्टेन क्राइटेरिया बनाया है। फर्स्ट, फॉर लर्निंग टू बी सेड टू हैव टेकन प्लेस, पहली बात तो जो लर्निंग हुई है उसके लिए कहने के लिए क्या है, देयर मस्ट बी द एलिमेंट ऑफ चेंज इन बिहेवियर ओवर्टली, यानी ऑब्जर्वेबल, ओवर्टली जो खुला हो, ओवर्ट हो, कवर्ट ढका हुआ, ओवर्ट खुला, तो ऑब्जर्वेबल हो जो दिखाई दे, मतलब जिसको ऑब्जर्व किया जा सके, और कवर्टली या जिसको जो हिडन हो, नॉन ऑब्जर्वेबल हो। तो ये क्या कहता है कि बिहेवियर के अंदर एलिमेंट, बदलाव का जो एलिमेंट है, जो तत्व है, जो पुट है, वो आना चाहिए, व्यवहार में बदलाव का पुट आना चाहिए, चाहे वो ओवर्टली हो या कोवर्टली हो। ठीक है, ओवर्ट और कोवर्ट दोनों प्रकार के जो बदलाव है बिहेवियर में वो लर्निंग की वजह से आने चाहिए। दूसरी बात कहा है, सेकंड, द चेंज इन बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ फटीग और अदर transitory conditions such as use of drugs or alcohol do not constitute learning। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। जो दूसरी बात है कि जो बिहेवियर के अंदर चेंज आता है, चाहे वो फटीग का रिजल्ट हो, थकान का रिजल्ट हो, मतलब थकान की वजह से जो व्यवहार में रिजल्ट आता है, जो व्यवहार में बदलाव आता है वो, या ट्रांजिटरी कंडीशन का हो, क्षणिक, मतलब कुछ देर के लिए हो, जैसे ड्रग्स का यूज करके या अल्कोहल का यूज करके, तो उससे हम ये नहीं कह सकते डू नॉट कंस्टिट्यूट लर्निंग, वो लर्निंग को नहीं बनाता है। यानी ये जो चेंज आता है, चाहे वो फटीग वगैरह की वजह से हो या ड्रग्स और अल्कोहल वगैरह की वजह से हो, ये जो चेंजेस आते हैं व्यवहार में, ये चेंजेस लर्निंग के अंतर्गत नहीं आते। तो तीसरा जो क्राइटेरियन है, क्राइटेरिया ये प्लूरल होता है, ये क्राइटेरियन सिंगुलर होता है। द थर्ड क्राइटेरियन इज दैट द change in behavior must be based on exposure to the environment, मतलब environment के प्रति जो है एक्सपोजर होना चाहिए। एक्सपोजर का मतलब एक तरह से आप कह सकते हो संपर्क, ठीक है, मतलब एनवायरमेंट के संपर्क में आने से जो व्यवहार में जो बदलाव आता है, वो तीसरा इसका क्राइटेरिया है। एनवायरमेंट हियर रेफर्स टू लर्निंग सिचुएशंस, यहां एनवायरमेंट किस चीज को रिफर कर रहा है, लर्निंग सिचुएशंस को, और एनी सिचुएशन दैट अलाउज वन टू गेन सम एक्सपीरियंस, या कोई भी ऐसी सिचुएशन जो किसी को कुछ अनुभव प्राप्त करने का मौका देती है, यानी ऐसी परिस्थिति जिसमें मनुष्य कुछ न कुछ अनुभव कर सके, उस परिस्थिति की वजह से जो बिहेवियर में चेंज आता है, बदलाव आता है, वही जो है लर्निंग होती है। अब ये यहां पर लर्निंग को एक तरह से इसका मेन मीनिंग यहां दिया है, तो देखिए, लर्निंग देयरफॉर इन्वॉल्व्स ए चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज और हर एक्सपीरियंस। लर्निंग इसलिए किस चीज को इन्वॉल्व करती है, बदलाव को, व्यवहार के अंदर बदलाव को इंक्लूड करती है, इन्वॉल्व करती है लर्निंग किसी इंडिविजुअल के,
व्यक्तिगत जो व्यवहार में बदलाव आता है इंसान के, उसको ये इंक्लूड करती है। और ये किसका रिजल्ट होता है? कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज और हर एक्सपीरियंस, उसके अनुभव के परिणाम के आधार पर। यानी कोई भी व्यक्ति जो भी कुछ व्यक्तिगत रूप से अनुभव करता है और उस अनुभव की वजह से उसके व्यवहार में जो बदलाव आता है उसे लर्निंग कहते हैं। दिस कैन मैनिफेस्ट इन द वे द इंडिविजुअल थिंक्स, कॉग्निटिव। ये किस में प्रदर्शित की जा सकती है? उस तरीके से जैसे इंडिविजुअल सोचता है, इंसान जैसे सोचता है उसे कॉग्निटिव कहते हैं। जिस तरह वो एक्ट करता है उसे साइकोमोटर कहते हैं। और जिस तरह वो महसूस करता है उसे अफेक्टिव लर्निंग कहते हैं। However, the change of behavior must not be due to such transitory conditions caused by taking drugs or alcohol. लेकिन ये जो बिहेवियर में बदलाव आता है ये ट्रांजिटरी कंडीशंस के द्वारा पैदा किया हुआ ना हो, जैसे ड्रग्स लेने की वजह से या अल्कोहल लेने की वजह से, एंड मस्ट नॉट बी ड्यू टू मैच्योरेशन, और मैच्योरेशन की वजह से भी ना आया हो। यानी इंसान जो है वो उसका ग्रोथ हुआ और वो मैच्योर हो गया, ठीक है ना। एक तो बच्चा है, एक मैच्योर इंसान है। तो मैच्योर इंसान के अंदर जो व्यवहार में बदलाव आता है वो लर्निंग नहीं कहलाता, वो अलग चीज है। नेक्स्ट है बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग की जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो यहाँ पर दी हैं, तो चलिए वन बाय वन इनको भी देख लेते हैं। लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। पहला तो लर्निंग लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। दूसरा कहा है लर्निंग इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस, हर जगह यही सेम प्रोसेस चलता है तो यूनिवर्सल है। लर्निंग इज पर्पसफुल एंड गोल ओरिएंटेड, इसका एक उद्देश्य होता है, गोल ओरिएंटेड मतलब एक लक्ष्य को प्राप्त करने वाला होता है। लर्निंग हैज टू चेंज बिहेवियर, लर्निंग का मेन काम क्या है? इसे बिहेवियर में बदलाव लाना होता है, ये इसका मेन काम होता है, हैज टू चेंज बिहेवियर। आगे कहा है द चेंज शुड बी रिलेटिवली परमानेंट, जो चेंज है वो कैसा होना चाहिए? परमानेंट होना चाहिए, ट्रांजिटरी चेंज नहीं होना चाहिए। दिस चेंज मस्ट बी परमानेंट। आगे कहा है द चेंज शुड बी एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, ये एक्सपीरियंस की वजह से आना चाहिए ये चेंज। लर्निंग इज ए काइंड ऑफ एडेप्टेशन और अराउजल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म किस तरह से अडेप्ट करता है, किस तरह से उसका अराउजल होता है। अराउजल का अर्थ है मतलब अराउजल का अर्थ है कार्य करने को तैयार रहना, ठीक है। मतलब उसका किस तरह से अराउजल होता है, वो किस सिचुएशन में होता है कि हाँ भाई मैं जो है कार्य करने को तैयार हूँ, ये काम करने को तैयार हूँ, ये चीज में अडेप्टेशन कर सकता हूँ, अपने आप को इस चीज में ढाल सकता हूँ, ये लर्निंग सिखाती है। लर्निंग इज एन इंटरनल प्रोसेस, लर्निंग जो है वो इंटरनल प्रोसेस है, अंदरूनी प्रोसेस है। लर्निंग इज ए प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, लर्निंग किस चीज का प्रोडक्ट है? ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड हिज एनवायरमेंट, प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, एक तो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी का, दूसरा उसके एनवायरमेंट का एक मिला जुला जो प्रोडक्ट है वो लर्निंग होती है कि जीव ने क्या एक्टिविटी की, किस एनवायरमेंट में की, तो उसका प्रोडक्ट जो होता है मतलब उसका जो परिणाम निकलता है वो लर्निंग होता है। लर्निंग अकर्स अंडर कंडीशंस ऑफ डायरेक्टेड अटेंशन एंड डेलिब्रेट एफर्ट। लर्निंग कहाँ अकर होती है, कहाँ निकलती है? जो कंडीशंस होती हैं डायरेक्टेड अटेंशन मतलब जिसमें निर्देश दिए जाते हैं, निर्देशित अटेंशन के अंदर, और डेलिब्रेट एफर्ट से मतलब डेलिब्रेट एफर्ट होने चाहिए, ये नहीं कि ब्रूटल एफर्ट्स हो ना, डेलिब्रेट एफर्ट्स हो और डायरेक्टेड अटेंशन हो, तब जाके इन कंडीशंस में जो बंदा सीखता है, जो अनुभव करता है, उसे लर्निंग कहते हैं। लर्निंग इज हेल्पफुल इन होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, जो होलिस्टिक डेवलपमेंट होती है, होलिस्टिक मतलब समग्र, कंप्लीट एक तरह से आप कह सकते हो, जो कंप्लीट डेवलपमेंट है इंडिविजुअल की, इंसान की या किसी की व्यक्तिगत जो संपूर्ण एक डेवलपमेंट है, उसमें लर्निंग मदद करती है। लर्निंग इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम बायोलॉजिकल मैच्योरेशन एंड इम्प्रिंटिंग, जो बायोलॉजिकल मैच्योरेशन है
जो जैविक मैच्योरेशन है, जो जैविक इम्प्रिंटिंग है, जो जैविक छाप है, उससे लर्निंग अलग होती है। यानी लर्निंग बायोलॉजिकल मैच्योरेशन और इम्प्रिंटिंग से अलग होती है, डिस्टिंक्ट होती है, इससे भिन्न होती है। लर्निंग इज रैशनल, तार्किक होती है, तर्क के आधार पर बात की जाती है। लर्निंग इज बोथ इंडिविजुअल एज वेल एज सोशल। लर्निंग इंडिविजुअल भी होती है और सोशल भी होती है, ध्यान रखना। लर्निंग इज ऑर्गेनाइजिंग एक्सपीरियंस। लर्निंग क्या है? एक्सपीरियंस को ऑर्गेनाइज करना लर्निंग कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, प्रोसेस ऑफ लर्निंग। जो लर्निंग का प्रोसेस है वो एक बार देखते हैं। प्रोसेस ऑफ लर्निंग क्या है? लर्निंग इज अ प्रोसेस। लर्निंग खुद एक प्रोसेस है, मतलब एक सतत चलने वाली क्रिया है। इट इज कैरिड आउट थ्रू स्टेप्स। स्टेप बाय स्टेप सीखी जाती है। लर्निंग लर्निंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स। लर्निंग प्रोसेस में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं वो देख लीजिए। पहली है ए मोटिव और ए ड्राइव। एक मोटिव या एक ड्राइव। यहां मोटिव उद्देश्य और ड्राइव जो है एक तरह से जो चाह है, जो इच्छा है, दैट इज नॉन एज ड्राइव। मोटिव मतलब उद्देश्य होता है। दूसरा है एन अट्रैक्टिव गोल। एक अट्रैक्टिव गोल होता है। तीसरा है ए ब्लॉक टू द अटेनमेंट ऑफ द गोल। और एक ब्लॉक आता है उस गोल को प्राप्त करने में। तो ये लर्निंग के वो होते हैं, स्टेप्स होते हैं। तो चलिए पहला देखते हैं, ए मोटिव और ए ड्राइव। मोटिव इज द डायनेमिक फोर्स। मतलब डायनेमिक जो एक तरह से बदलाव ले आती है, बदलती है ना, जो डायनेमिक फोर्स है ये, दैट energizes behavior and compels an individual to act। जो मोटिव है, उद्देश्य जो है, वो एक डायनेमिक फोर्स है जो बिहेवियर को एनर्जाइज करती है, उसको मतलब ताकत देती है, एनर्जी देती है, और उसे कंपेल करती है, उसे बाध्य करती है, किसको? एक इंडिविजुअल को क्या करने के लिए? काम करने के लिए, कि आप एक्ट करो इस अकॉर्डिंग। वी डू एनी एक्टिविटी, हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, because of our motives or our needs। एक्टिविटी हम दो ही वजह से कहा है करते हैं। वो दो वजह कौन सी हैं? या तो उसमें हमारा मोटिव है, या तो मतलब हमारे मोटिव्स हैं, या हमारी जरूरतें। या तो हम अपने मोटिव्स की वजह से या जरूरतों की वजह से, दो ही वजह से हम एक्टिविटी करते हैं। When our need is strong enough, we are compelled to strive for its satisfaction। जब हमारी जरूरत जो है वो काफी स्ट्रांग होती है तो हम बाध्य किए जाते हैं कि हम इसकी सेटिस्फैक्शन के लिए काम करें। लर्निंग टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ रेस्पॉन्स टू सम स्टिमुलेशन। लर्निंग जो है वो होती है किसकी वजह से? जो रेस्पॉन्स होता है टू सम स्टिमुलेशन, जो स्टिमुलेशन होती है, जो आवेग होते हैं, जो उत्तेजनाएं होती हैं, उनको जब हम रेस्पॉन्ड करते हैं, कोई नीड हुई तो उसने उत्तेजना पैदा की, उस उत्तेजना के प्रति जो हम रेस्पॉन्स देते हैं, उसकी वजह से लर्निंग होती है। एज लॉन्ग एज आवर प्रेजेंट बिहेवियर, नॉलेज, स्किल एंड परफॉर्मेंस आर एडिक्वेट टू सेटिस्फाई ऑल आवर नीड्स, वी डू नॉट फील एनी नेसेसिटी to change our behavior or acquire new knowledge and skills। जब तक हमारी जो है, जो प्रेजेंट बिहेवियर और नॉलेज और स्किल और परफॉर्मेंस है, वो एडिक्वेट हैं, पर्याप्त हैं, क्या करने के लिए? हमारी जरूरतों को सेटिस्फाई करने के लिए, तब तक हम कोई जरूरत ही नहीं समझते कि हम अपने व्यवहार में कोई बदलाव लाएं या कोई नई स्किल या नॉलेज हम सीखें। मतलब जब तक काम चल रहा है तब तक इंसान सोचता है कि नहीं यार, कोई जरूरत नहीं है नई चीज को सीखने की। इट इज दिस रिक्वायरमेंट, ये यही रिक्वायरमेंट है विच इनिशिएट्स ए लर्नर टू लर्न समथिंग। मतलब जब काम नहीं चलता इंसान का, तो ये वो जरूरत है कि भाई काम नहीं चल रहा, अब तो जो है ये चीज
सीखनी ही पड़ेगी, वो चीज जाके इनिशिएट करती है, उसको आगे बढ़ाती है लर्नर को कि वो कुछ सीखे। गोल, जो दूसरा जो पॉइंट था वो है गोल, मतलब उद्देश्य क्या है लर्निंग का। एवरी इंडिविजुअल हैज टू सेट ए डेफिनेट गोल और अचीवमेंट। हर इंसान को एक गोल जो है सेट करना पड़ता है फॉर अचीवमेंट, कि मुझे ये अचीव करना है, ये प्राप्त करना है। वी शुड ऑलवेज हैव अ डेफिनेट गोल फॉर अचीविंग एनीथिंग। हमारे पास कुछ प्राप्त करने के लिए हमेशा एक उद्देश्य होना चाहिए। इफ ए डेफिनेट गोल इज सेट, देन लर्निंग बिकम्स पर्पसफुल एंड इंटरेस्टिंग। दो चीजें होती हैं, अगर एक गोल सेट कर लिया जाता है तो लर्निंग पर्पसफुल बन जाती है और इंटरेस्टिंग बन जाती है, ध्यान रखिएगा। तीसरा, ऑब्स्टिकल, ब्लॉक, बैरियर, कोई भी बाधा। द ऑब्स्टिकल और ब्लॉक और द बैरियर इज इक्वली इंपॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। मतलब ये चीज भी उतनी ही जरूरी है जितना कि गोल और जितना कि मोटिव, उद्देश्य क्या है। फिर गोल, हमने क्या चीज, मतलब क्या प्राप्त करना है, क्या लक्ष्य रखा है। उसी तरह से बाधा भी बहुत जरूरी है, इतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी ये दो ऊपर की चीजें इंपॉर्टेंट है लर्निंग के लिए। द ऑब्स्टिकल और द बैरियर्स, जो ऑब्स्टिकल या बैरियर्स होते हैं, कीप अस अवे फ्रॉम अटेनिंग द गोल। वो हमें गोल को अटेन करने से दूर रखते हैं। अब देखिए, गोल प्राप्त करने से दूर रखते हैं बाधाएं। ये मान लीजिए हम एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, ये क्लास में बच्चे बैठे हैं, ये यहां पर टीचर खड़ा है, ये एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। अगर ये टीचर यहां से हटा दिया जाए, ये टीचर अगर यहां से हटा दिया जाए तो क्या होगा, मतलब इनको ऑब्जर्व ही ना किया जाए, किसी भी तरह से इनकी ऑब्जर्वेशन करने वाला कोई भी ना हो इन बच्चों की, तो क्या करेंगे, ये बैरियर तो हट गया। अब बैरियर हट गया तो ये अपनी बुक खोलेंगे और उसमें से देख के लिख देंगे, तो ये कुछ लर्न करेंगे ही नहीं, तो लर्निंग वहां पर होगी ही नहीं जब तक वो बैरियर हमें उस उद्देश्य को, जो एग्जाम में लिखने का हमारा उद्देश्य है, जो पास होने का उद्देश्य है, उसके बीच में बैरियर क्या आ रहा है, बैरियर आ रहा है वो टीचर, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है कि जब तक ये बैरियर नहीं होगा, ऑब्स्टेकल नहीं होगी, तो वो हमें, बैरियर क्या करेगा, वो हमें दूर रखेगा उद्देश्य की प्राप्ति से, और जब वो हमें उद्देश्य की प्राप्ति से दूर रखेगा तब हम कुछ ना कुछ जो है उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लर्न करेंगे। द एलिमेंट्स ऑफ द ह्यूमन लर्निंग इवेंट, जो ह्यूमन लर्निंग इवेंट है उसके क्या एलिमेंट्स हैं, क्या तत्व हैं, वो देखिए। अकॉर्डिंग टू गैग्ने 1970, देयर आर 4 एलिमेंट्स दैट कंस्टिट्यूट द इवेंट ऑफ लर्निंग। दीज आर, जो लर्निंग की जो इवेंट है, जो घटना है, वो उसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं, 4 एलिमेंट्स होते हैं। तो वो 4 एलिमेंट्स कौन से हैं, प्लीज देखिए। फर्स्ट है द लर्नर, भाई लर्नर के बगैर तो लर्निंग हो ही नहीं सकती। दूसरा है स्टिमुलस, उत्तेजना। तीसरा है प्रीवियस नॉलेज, भाई पहले भी तो कुछ नॉलेज होनी चाहिए उस चीज के बारे में। और चौथा है रेस्पॉन्स। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं। द लर्नर इज अ ह्यूमन बीइंग हु possesses sense organs through which he receives stimulation, a brain by means of which the signals originating in his senses are transformed in a number of complex ways। होता क्या है, लर्नर एक ह्यूमन बीइंग होता है, वो अपनी सेंसेस से स्टिमुलेशन को, उत्तेजना को रिसीव करता है, फिर दिमाग का काम आता है। दिमाग क्या करता है, उसके माध्यम से means of which the signals originating in the senses, जो सेंसेस के अंदर सिग्नल्स उत्पन्न हो रहे हैं, उन सिग्नल्स को क्या करता है, ये ट्रांसफर कर देता है, बहुत सारे जटिल तरीकों में ट्रांसफर कर देता है। मतलब ह्यूमन बीइंग सेंसेस से जो है वो स्टिमुलेशन को, उत्तेजना को अनुभव करता है। उन सेंसेस में जो सिग्नल आते हैं वो सिग्नल माइंड तक पहुंचते हैं और माइंड उनको नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स वेज में ट्रांसफर कर देता है, बदल देता है। एंड ए सेट ऑफ मसल्स, और फिर मसल्स का एक सेट होता है, बाय मींस ऑफ विच ही एग्जिबिट्स द वेरियस परफॉर्मेंसेस दैट शो व्हाट ही हैज लर्न्ड। फिर क्या होता है, जो मसल्स का एक सेट होता है वो एग्जिबिट करता है, प्रदर्शित करता है
वेरियस परफॉर्मेंसेस, बहुत सारी परफॉर्मेंसेस, और ये परफॉर्मेंसेस ये दिखाती हैं कि उसने क्या सीखा है। यानी सेंसेस में स्टिमुलेशन हुई, उत्तेजना हुई तो इसमें बहुत सारे सिग्नल्स निकले, सेंसेस से सिग्नल्स निकले। सिग्नल्स कहाँ गए? माइंड में गए। सिग्नल्स कहाँ गए? माइंड में गए। माइंड ने उनको किन में कन्वर्ट कर दिया? माइंड ने उनको कन्वर्ट कर दिया बहुत सारे कॉम्प्लेक्स वेज में। ठीक है, माइंड ने कन्वर्ट कर दिया, और उसके बाद कॉम्प्लेक्स वेज में जब वो कन्वर्ट हो गए तो सेट ऑफ मसल्स आया, सेट ऑफ मसल्स। इन्होंने एक्टिविटी की और इस एक्टिविटी ने दिखाया व्हाट इज लर्न्ड। ओके, इस एक्टिविटी ने दिखाया व्हाट इज लर्न्ड, कि सीखा क्या। क्लियर है? ओके, the stimulation that is constantly being received is organized into various patterns of neural activity. जो न्यूरल एक्टिविटी है, मतलब जो हमारे तंत्रिका तंत्र होता है उससे संबंधित जो एक्टिविटी होती है, न्यूरल एक्टिविटी, तो ये क्या कहता है? द स्टिमुलेशन दैट इज कंस्टेंटली बीइंग रिसीव्ड, जो लगातार उत्तेजना रिसीव की जाती है, वो ऑर्गेनाइज की जाती है वेरियस पैटर्न्स में। किसके पैटर्न्स में? न्यूरल एक्टिविटी के, तंत्रिका तंत्र की जो कार्य प्रणाली है उसके पैटर्न्स में उसको ऑर्गेनाइज कर दिया जाता है। किसको? उत्तेजना को। उत्तेजना कहां ऑर्गेनाइज कर दी जाती है? न्यूरल पैटर्न्स के, न्यूरल एक्टिविटी के पैटर्न्स में, विच आर स्टोर्ड इन हिज मेमोरी इन सच ए वे। और ये जो पैटर्न्स हैं, ये पैटर्न्स स्टोर हो जाते हैं उसके दिमाग में। किसके दिमाग में? लर्नर के दिमाग में। किस तरीके से? दे कैन बी रिकवर्ड, इस तरीके से कि बाद में इनको याद किया जा सकता है, रिकवर किया जा सकता है। सच मेमोरीज में देन बी ट्रांसलेटेड इनटू एक्शन that may be observed as the movement of muscles in executing responses of various sorts. और इस तरह की जो मेमोरीज हैं ये किस में ट्रांसलेट कर दी जाती हैं? ये एक्शंस में ट्रांसलेट कर दी जाती हैं। जो सेट बनाए, जो पैटर्न्स बनाए न्यूरल एक्टिविटीज के, वो पैटर्न्स माइंड में सेट हो गए स्टिमुलेशन की वजह से। और फिर क्या होता है? बाद में इनको रिकवर भी किया जा सकता है। तो बाद में जब जरूरत पड़ी तो वो जो न्यूरल एक्टिविटी के जो पैटर्न बनाए थे, दिमाग में जो सेट किए थे, वो रिकवर किए, माइंड ने रिकवर किए उनको, और रिकवर करके उनको ट्रांसलेट कर दिया एक्शन में। मतलब विचार से फिर बात आ गई एक्शन पे। जो माइंड में जो नॉलेज थी वो एक्शन में ट्रांसफर हो गई, कन्वर्ट हो गई। और जिसे कब ऑब्जर्व हम कर सकते हैं? एक मूवमेंट के रूप में, मसल्स के मूवमेंट के रूप में। फिर हमारी मसल्स मूव करती हैं इन एग्जीक्यूटिंग रेस्पॉन्स टू वेरियस सॉर्ट्स, जो अलग अलग प्रकार के, कई प्रकार के जो रेस्पॉन्सेज देती हैं, प्रदर्शित करती हैं हमारी मसल्स, वो जो है किसकी वजह से है? वो उन पैटर्न्स की वजह से है, न्यूरल एक्टिविटी के पैटर्न्स की वजह से, जो दिमाग में सेट थे, जरूरत पड़ी, याद किए, याद करने के बाद उनको एक्शन में ट्रांसफर किया, एक्शन में ट्रांसफर किया तो मसल्स ने अलग अलग प्रकार के जो है रेस्पॉन्स एग्जीक्यूट किए, दिखाए, प्रदर्शित किए। द स्टिमुलस सिचुएशन, जो स्टिमुलस सिचुएशन है वो क्या है? ऑल द इवेंट्स दैट स्टिमुलेट द लर्नर्स सेंसेस, जो उत्तेजित करती हैं लर्नर की सेंसेस को, वो सारे के सारे इवेंट्स, उनको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? स्टिमुलस सिचुएशन। देखिए, स्टिमुलस अलग चीज है, स्टिमुलस सिचुएशन अलग चीज है। स्टिमुलस सिचुएशन क्या है? जो सारे के सारे इवेंट्स, बहुत सारी घटनाएं होती हैं, वो उत्तेजित करती हैं किस चीज को? लर्नर की सेंसेस को। तो ये जो सारी इवेंट्स हैं, इनको कलेक्टिवली, जो लर्नर की सेंसेस को स्टिमुलेट करने के काम आते हैं जो इवेंट्स, उनको कलेक्टिव रूप से हम स्टिमुलस सिचुएशन कहते हैं। प्रीवियस नॉलेज इन द मेमोरी, द कंटेंट ऑफ द लर्नर्स मेमोरी विच इज ऑफन रिकवर्ड
इज अनदर इनपुट इन लर्निंग। जो कंटेंट होता है, जो भी कुछ उसमें निहित होता है, जो कुछ उसमें पहले से हो, कंटेंट हो जो उसका, किसका, लर्नर की मेमोरी का। मतलब लर्नर जो सीख रहा है उसकी मेमोरी में जो कंटेंट है जो रिकवर किया जाता है, मतलब वो पहले से वहां पर है, जो रिकवर किया जाता है वो एक अनदर इनपुट है लर्निंग के अंदर। मतलब जो प्रीवियस नॉलेज है दैट इज अनदर इनपुट इन लर्निंग। सच कंटेंट हैड ऑलरेडी बीन ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम प्रीवियस लर्निंग मटेरियल्स। जो पीछे के जो लर्निंग मटेरियल्स हैं उनकी वजह से ये कंटेंट पहले से ही दिमाग के अंदर ऑर्गेनाइज्ड है। अगला है द रिस्पॉन्स। द एक्शन दैट रिजल्ट्स फ्रॉम दीज इनपुट्स। इन इनपुट्स की वजह से जो एक्शन निकल के आता है एंड देयर सब्सिक्वेंट ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड रिस्पॉन्स। द एक्शन दैट रिजल्ट्स फ्रॉम दीज इनपुट्स, ये जो इनपुट्स माइंड में जाती हैं इनकी वजह से जो एक्शन होता है और देयर सब्सिक्वेंट ट्रांसफॉर्मेशन, और इनकी जो बाद में जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ठीक है, इनकी इन उन इनपुट्स की जो बाद में ट्रांसफॉर्मेशन होती है उसे हम रेस्पॉन्स कहते हैं। ठीक है, ये रेस्पॉन्स कहलाता है। नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ लर्निंग। तो चलिए देखते हैं स्टेजेस ऑफ लर्निंग। लर्निंग इज ए प्रोसेस एंड इट ऑफन अकर्स इन स्टेजेस। स्टेप बाय स्टेप बताया था ना कि स्टेप बाय स्टेप होता है, तो स्टेजेस में यह आमतौर पे होता है। साइकोलॉजिस्ट्स हैव आइडेंटिफाइड 3 स्टेजेस इन लर्निंग। 3 स्टेजेस उन्होंने आइडेंटिफाई की हैं। ये 3 स्टेजेस यहाँ पे दे भी रखी हैं। द 3 स्टेजेस आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरी की जो है एक्सक्लूसिव नहीं है, यानी एक्सक्लूसिव का एक मिनट, these stages are not exclusive of each other। are not exclusive of each other means एक दूसरी से अलग नहीं है, एक दूसरी से अलग नहीं है। ठीक है, ये जो स्टेजेस हैं एक दूसरी से बिल्कुल अलग नहीं, मतलब एक डिस्टिंक्ट लाइन आप नहीं लगा सकते कि भाई ये स्टेज ये है और ये स्टेज ये है। रादर आर इंटर रिलेटेड एंड इन सक्सेशन। ये इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे के साथ रिलेट करती हैं, एंड इन सक्सेशन, और सक्सेशन में आती है, मतलब एक के बाद दूसरी, इस तरह से। तो पहला है एक्विजिशन, दूसरा है रिटेंशन और तीसरा है रिकॉल। एक्विजिशन देखिए, एक्विजिशन जो होती है, एक्विजिशन हम कहते हैं उसको प्राप्त करना, अर्जित करना, माइंड में डालना जो है। और रिटेंशन होती है हमारी अवधारणा या स्मृति भी आप इसको कह सकते हो। और रिकॉल होता है उस चीज को याद करना दोबारा से, मतलब रिकॉल करना वापस से। तो देखिए, इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड बाय द लर्नर एज स्टिमुलस। जो इंफॉर्मेशन है वो एक उत्तेजना के रूप में लर्नर ग्रहण करता है, रिसीव करता है। द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग इंफॉर्मेशन बाय द लर्नर इज कॉल्ड एक्विजिशन। जो प्रोसेस होता है जिसमें लर्नर जो है वो रिसीव करता है इंफॉर्मेशन को, उसे एक्विजिशन कहते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन रिसीविंग इज एक्विजिशन, आप ये कह सकते हैं। जो इंफॉर्मेशन को रिसीव करने की जो प्रोसेस है उसे आप एक्विजिशन कह सकते हो। दूसरा है रिटेंशन, स्मृति। द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय द लर्नर मे बी स्टोर्ड इन द मेमोरी। उसे कहां स्टोर करेगा? वो मेमोरी में स्टोर करेगा। दिस इज द स्टेज वेयर मेंटल प्रोसेसिंग बिगिंस इन टर्म्स ऑफ मीनिंगफुलनेस। और यहां पर जो है ये वो अवस्था है जब जो मेंटल प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट हो जाती है किन के टर्म में? मीनिंगफुलनेस के टर्म में, इंटरप्रिटेशन के टर्म में और एनकोडिंग के टर्म में। यानी मेंटल प्रोसेस क्या करना स्टार्ट कर देता है? वो मीनिंगफुलनेस निकालता है, इंटरप्रिटेशन करता है और एनकोडिंग करता है जो भी
नॉलेज जो या जो मतलब इंफॉर्मेशन उसने प्राप्त की है लर्नर ने, उसको मीनिंगफुलनेस के उसमें देखेगा, उसके ऊपर इंटरप्रिटेशन करेगा, उसकी एनकोडिंग करेगा, माइंड ये सारे काम स्टार्ट कर देता है। रिटेंशन कुड बी इन शॉर्ट टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी में हो सकती है STM और लॉन्ग टर्म मेमोरी LTM। मतलब रिटेंशन दो तरह की हो सकती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी की भी और लॉन्ग टर्म मेमोरी की भी। तो देखिए शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या है और लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वो क्या है। चलिए, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है द फंक्शन ऑफ दिस स्टोरेज सिस्टम इज टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन दैट हैड बीन स्टोर्ड विच आर इमीडिएटली नीडेड। मतलब इसमें जो फंक्शन होता है, द फंक्शन ऑफ दिस स्टोरेज सिस्टम, जो स्टोरेज सिस्टम है ना, शॉर्ट टर्म मेमोरी, मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी कौन सी होती है, ये वो स्टोरेज सिस्टम है जो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है जिसे इमीडिएटली उसकी जरूरत है, मतलब आने वाले समय के अंदर तुरंत ही उस चीज की जरूरत है, तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में वो चीज स्टोर हो जाती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या होता है, जो काफी लंबे समय तक हमें चाहिए होती है, तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है। इन दिस टाइप ऑफ मेमोरी इंफॉर्मेशन विच इज नॉट इमीडिएटली नीडेड, इस तरह की जो मेमोरी, लॉन्ग टर्म जो मेमोरी है, वो कैसी मेमोरी होती है, उसमें इंफॉर्मेशन होती है जो तुरंत नहीं चाहिए होती, आर प्रोसेस्ड एंड पुश्ड आउट ऑफ द शॉर्ट टर्म मेमोरी इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी। पहले शॉर्ट टर्म मेमोरी में गई चीज, तो वहां से निकाल के इसको कहां डाल दिया जाता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर इंफॉर्मेशन को डाल दिया जाता है, क्योंकि हमें वो इंफॉर्मेशन तुरंत नहीं चाहिए होती है। दिस इंप्लाइज दैट, इस ये किस चीज को इंप्लाई करती है, किस चीज को मतलब लागू करती है, ये लागू करती है कि ओनली इंफॉर्मेशन दैट आर नीडेड ओवर ए लॉन्ग पीरियड आर स्टोर्ड इन लॉन्ग टर्म मेमोरी। सिर्फ वही इंफॉर्मेशन जो हमें लंबे समय तक चाहिए, वो इंफॉर्मेशन कहां स्टोर की जाती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर वो इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है। तीसरा है रिकॉल, यानी याद करना दोबारा से। दिस इज द प्रोसेस वेयर बाय इंफॉर्मेशन दैट हैड इनिशियली बीन एक्वायर्ड एंड retained is subsequently retrieved। ये वो प्रोसेस है जहां पर इंफॉर्मेशन जो है वो स्टार्टिंग में ग्रहण की थी, रखी गई थी, बाद में वहां से रिट्राइव करना यानी उसको निकालना, बाद में वहां से निकालना, एक तरह से दोबारा उस चीज को प्राप्त करना, याद करना। इफ फॉर एनी रीजन, यदि किसी कारण से एक्वायर्ड इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी रिकॉर्ड, अगर किसी वजह से जो इंफॉर्मेशन तो एक्वायर की थी, ली थी, लेकिन वो रिकॉल नहीं हो रही है, समथिंग में बी रॉन्ग विद रिटेंशन, तो कुछ गड़बड़ है। कौन से पॉइंट में, सेकंड पॉइंट में, रिटेंशन में, स्मृति में कुछ गड़बड़ है। दैट हैज नॉट मेड लर्निंग पॉसिबल, जिसने लर्निंग को संभव नहीं बनाया, यानी रिटेंशन में प्रॉब्लम थी और उसकी वजह से लर्निंग नहीं हो पाई, और इसी वजह से वो चीज अब रिकॉल नहीं हो पा रही है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट लर्निंग कंप्लीट्स इट्स सर्कल व्हेन इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड, जो कंप्लीट सर्कल है लर्निंग का वो कब पूरा होता है, जिसमें पहले तो इंफॉर्मेशन एक्वायर की जाए, ठीक है, फिर रिटेन की जाए, उसको मतलब स्टोर भी कर लिया जाए, उस इंफॉर्मेशन को स्टोर भी कर लिया जाए, एंड आर सब्सिक्वेंटली रिट्राइव्ड और रिकॉल्ड, और उसे पुनः प्राप्त कर लिया जाए बाद में वापस से, ठीक है। तो पहले एक्वायर करेगा नॉलेज को, फिर उसे स्टोर करेगा, और जब जरूरत पड़ेगी तो उसको याद भी कर लेगा। तो ऐसे तरीके से सर्कल जो है पूरा हो जाता है किसका, लर्निंग का। मतलब हम ये कह सकते हैं कि भाई इस तरह से हम देख सकते हैं कि लर्निंग जो है वो कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लर्निंग। Although there are different types of or categories of learning, अलग अलग टाइप्स हैं, अलग अलग कैटेगरीज हैं लर्निंग की, it is difficult to make a clear cut classification as the individual categories
टेंड टू ओवरलैप विद वन अनदर। मतलब जो है बहुत मुश्किल है ये काम कि हम एक क्लियर कट क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते, क्लासेस में डिवाइड नहीं कर सकते। एज द इंडिविजुअल कैटेगरीज, जो एक एक कैटेगरी है वो ओवरलैप करती है एक दूसरी के ऊपर, ओवरलैप करती हैं ये एक दूसरी के ऊपर। टेंड टू ओवरलैप वन अनदर, टेंड टू होता है मतलब उनकी प्रवृत्ति है, और ओवरलैप परस्पर व्याप्त हैं ये एक दूसरे के ऊपर। ब्लूम डिवाइडेड लर्निंग इनटू 3 मेजर कैटेगरीज, 3 मेजर कैटेगरीज बताई हैं, कॉग्निटिव लर्निंग, अफेक्टिव लर्निंग और साइकोमोटर लर्निंग। जो कॉग्निटिव लर्निंग है emphasizes the intellectual endowment such as learning of facts and problem solving। ये किसके ऊपर emphasize करती है? ये intellectual जो endowment है, endowment होता है एक तरह से आप कह सकते हो जो configuration है, विन्यास, configuration, बौद्धिक विन्यास, ठीक है, intellectual endowment, बौद्धिक विन्यास या मेंटल कॉन्फ़िगरेशन भी आप कह सकते हो। तो ये कॉग्निटिव जो लर्निंग है ये मेंटल कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर एम्फेसाइज करती है, जैसे कि जिसमें हमें फैक्ट्स लर्न करने होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग को हमें माइंड में सेट करना होता है। अफेक्टिव लर्निंग एम्फेसाइजेस डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड्स एंड इमोशंस। जो अफेक्टिव लर्निंग होती है वो किस चीज के ऊपर बल देती है? एटीट्यूड्स और इमोशंस की डेवलपमेंट के ऊपर। और साइकोमोटर लर्निंग, साइकोमोटर लर्निंग तो आप समझते ही होंगे, जो मतलब हमारी तंत्रिका तंत्र को एक तरह से चलाए, उसकी डेवलपमेंट में जो काम है। इज कंसर्न विद स्किल डेवलपमेंट। कौन से स्किल की डेवलपमेंट से ये संबंधित है? वॉकिंग, राइटिंग, स्विमिंग, निटिंग एक्सेट्रा, जिसमें मतलब हमारा फिजिक जो है वो इन्वॉल्व होता है, शरीर जो है वो इन्वॉल्व होता है। दीज रिक्वायर द यूज ऑफ मोटर स्किल्स। जो मोटर स्किल्स होती हैं उनका यूज इसके अंदर रिक्वायर होता है, जरूरी होती है, मतलब मोटर स्किल इसके अंदर उसकी जरूरत पड़ती है। अब हैं थियरीज ऑफ लर्निंग, ये हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।